जय हिंद दोस्तों। जी हाँ, आप लोगों के लिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2024 मतलब रेलवे ने एक बहुत अच्छी वैकेंसी आप लोगों की निकाली है। यहाँ पर कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की मतलब बेल्ट लाइन की वैकेंसी निकाली दोस्तों। अभी हाल ही पहले आपने देखा होगा एएलपी की वैकेंसी निकली हुई है, जिसकी बच्चे अभी तैयारी भी कर रहे हैं। और वर्तमान में अभी 15 अप्रैल 2024 को नई एक नोटिफिकेशन जारी किया है, नया रिक्रूटमेंट निकाला है दोस्तों, जिसमें 15 तारीख से यहाँ पर फॉर्म भरे जा रहे हैं। और पूरा का पूरा डिटेल जानने के लिए इसको वीडियो को एंड तक जरूर देखें दोस्तों, ताकि आपको पूरा का पूरा इसका नोटिफिकेशन समझ में आए और अगर आप फॉर्म भर दिए हैं या भरने वाले हैं तो आपके लिए लाभप्रद हो। तो देखिए जरा इसके लेवल फर्स्ट पर आते हैं दोस्तों अपन। सबसे पहले दोस्तों आपके पास में इसकी फीस कितने लगने वाली है, आपको फॉर्म फिलअप करने में कितना फीस देना पड़ेगा सरकार को। देखो पहला है मेल कैंडिडेट के लिए। मेल कैंडिडेट अगर जनरल का है तो उसके लिए 500 रुपये यहाँ पर लगने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ, 500 रुपये वहाँ पर इसको कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म जहाँ पर लगाएगा वहाँ पर इसको देने पड़ेंगे। अगर मेल कैंडिडेट ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, अगर ऐसा है तो उसको 250 रुपये देने पड़ेंगे। 50% डिस्काउंट हो गया यहाँ पर, तो उसको 250 रुपये दोस्तों यहाँ पर देने पड़ेंगे। लेकिन यदि फीमेल कैंडिडेट है, ओबीसी का हो चाहे एसटी का हो चाहे जनरल का हो चाहे एससी का हो, अगर फीमेल कैंडिडेट है तो वहां पर भी उसके 250 रुपये 50% डिस्काउंट इसमें भी दोस्तों यहाँ पर लगने वाला है। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर मोटी मोटी चीज हम निकाल पा रहे हैं कि यदि मेल कैंडिडेट है और जनरल का है तो इसका मतलब 500 रुपये लगेंगे। अदरवाइज चाहे फीमेल है, चाहे आपके ओबीसी है, चाहे एससी है, चाहे एसटी है, उन सब के लिए दोस्तों यहाँ पर 250 रुपये यहाँ पर फीस लगने वाली है दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों कितनी वैकेंसी आई है और कितने पद है, क्या इसकी सैलरी रहेगी, सारी स्ट्रेटेजी देखेंगे दोस्तों, ताकि हम भरने के लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए जिज्ञासु बने रहे। देखो जरा यहाँ पर दिया है मैंने पहला पॉइंट दोस्तों कि इसकी वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी देखो जरा, दो प्रकार की वैकेंसी निकाली है रेलवे ने, एक तो कांस्टेबल दोस्तों और एक सब इंस्पेक्टर। दो प्रकार की वैकेंसी यहाँ पर निकाली है, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल। कांस्टेबल के यहाँ पर 4208 पद है और सब इंस्पेक्टर के यहाँ पर 452 पद है दोस्तों। यहाँ पर टोटल मिला के हम देखेंगे तो ये लगभग 4660 वैकेंसी हो गई दोस्तों। और आपको ये बात बता दूं मैं दोस्तों, यहाँ पर जानकर बहुत अच्छा लगेगा आपको कि यहाँ पर जितने भी वैकेंसी यहाँ पर सीबीटी में जितने बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं उनका मतलब 10 गुना जो है यहाँ पर पास करते हैं एग्जाम में। तो 10 गुना पास करेंगे तो इसका मतलब आप ये मान के चलें कि लगभग 47,000 लोगों को यहाँ पर सीबीटी फर्स्ट में पास करने वाले हैं दोस्तों। इस बार वैकेंसी पिछली बार की अपेक्षा काफी ज्यादा आई है और कुछ बदलाव भी हुए हैं। तो बदलाव क्या क्या है वो जानने के लिए बने रहिए दोस्तों। फिर आगे कहता है कि दोस्तों सैलरी देखो जरा दोस्तों, यहाँ पर 21,700 भाई कांस्टेबल है, कांस्टेबल इनिशिएट लेवल है इसका, तो 21,700 रुपये देंगे उसको। और अगर सब इंस्पेक्टर बनोगे तो 35,400 रुपये दोस्तों आपको वहां पर सैलरी मिलने वाली है। उसके अलावा जो है अनाउंस जो आपके अलग जो है टीए डीए भत्ते हैं वो अलग है दोस्तों। ये बेसिक सैलरी आपकी रहेगी वहां पर। उसके बाद में पे लेवल जो है सीपीसी, जो यहाँ पर लेवल 3 इसमें यूज में लिया जाएगा दोस्तों। कांस्टेबल के लिए लेवल 3 के अकॉर्डिंग, पे लेवल के अकॉर्डिंग, और इसमें पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बनेगी दोस्तों। उसके बाद में देखेंगे आप जरा एज ग्रुप की, भाई कितनी एज चाहिए, कितने एज के कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी पिछली बार की वैकेंसी की अपेक्षा इस बार बदलाव है। पिछली बार की वैकेंसियों में यहाँ पर 25 वर्ष दे रखा है दोस्तों। 25 वर्ष तक के कैंडिडेट, इस बार 3 वर्ष की छूट तो आपको वैसे ही मिल गई। ये इस बार ही मिली, अगली बार नहीं मिलने वाली है, ध्यान रखना जरा। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास में अगर आप एज की बात करें तो 1 जुलाई 2024 को काउंट होगी। और 18 से कैंडिडेट जो है 18 से 28 वर्ष का होना चाहिए। किसके लिए दोस्तों? कांस्टेबल के एग्जाम के लिए। अब ध्यान दें, इसके अंदर यदि ओबीसी का कैंडिडेट है, तो उनको 3 वर्ष का छूट मिलेगा। और अगर एससी और एसटी का कैंडिडेट है दोस्तों, 5 वर्ष की उसको छूट और मिलने वाली है। तो यहाँ पर अगर ओबीसी का कैंडिडेट है तो ये हो जाएगी 31, और अगर एससी एसटी का कैंडिडेट है तो ये हो जाएगी दोस्तों आपके पास में 33 वर्ष यहाँ पर एज ग्रुप हो जाएगा। अगर सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दे रहा है तो कम से कम 20 वर्ष होने चाहिए और 28 वर्ष। बाकी ओबीसी और जनरल की, ओबीसी और एससी एसटी की छूटें 3 वर्ष और 5 वर्ष वो वैसे की वैसे ही बनी रहेगी दोस्तों।
उसके बाद में देखिए जरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट गांव में आपने देखा होगा 10वीं पास करके बैठे हैं या 10वीं पास कर रखे हैं और उसके बाद में आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं और आगे पढ़ाने की उनके घर वालों की मान लो मतलब कोई किसी परिस्थिति के कारण क्या है कि वो नहीं पढ़ाना चाह रहे घर वाले। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आप लोगों को घबराना नहीं है। 10वीं पास अगर आपने कर रखी है तो कांस्टेबल का एग्जाम यहाँ पर दे सकते हैं दोस्तों। और अगर सब इंस्पेक्टर का देना है दोस्तों तो यहाँ पर ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन यहाँ पर किया हुआ होना चाहिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आगे चले। आगे दोस्तों देखिए जरा, यहाँ पर आपके पास में स्टेज फर्स्ट आता है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न 2024 सीबीटी पैटर्न एग्जाम जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा, ध्यान रहे इस बात का, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसलिए जहां पर भी आप मॉक टेस्ट लगाएंगे वो कंप्यूटर वाले ही लगाएंगे, ठीक है ना। देखो इसके लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं क्या क्या है दोस्तों। उम्मीदवारों को यह परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी में या अन्य किसी क्षेत्रीय भाषा में, जहां क्षेत्र विशेष का, जैसे मान लो अगर कर्नाटक का है तो वहां पर जो लोकल लैंग्वेज है वहां के अकॉर्डिंग पेपर उसको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे और इस परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र 10वीं लेवल का होगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब 10वीं स्टैंडर्ड का होगा, 10वीं स्टैंडर्ड का पेपर होने वाला है दोस्तों। तो इसका मतलब बहुत ही हल्का पेपर होने वाला है दोस्तों, कि किसी भी कंडीशन में ये वैकेंसी आप लोगों को नहीं छोड़नी। उसके बाद में दोस्तों सीबीटी एग्जाम प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 1 अंक देगा, मतलब एक प्रश्न का 1 अंक देगा यहाँ पर ये। और ध्यान रहे जरा, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी दोस्तों। यदि दोस्तों आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए और 1 क्वेश्चन सही कर दिए तो इसका मतलब आपका मामला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों खास तौर पे ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है यहाँ पर। उसके बाद में कह रहा है कि सभी प्रश्नों को हल करने के लिए 90 मिनट, इसका मतलब दोस्तों 1 घंटा और 30 मिनट यहाँ पर जो है मिलने वाली है, मतलब 1.5 घंटा आपको प्रॉपर रूप से यहाँ पर मिलने वाला है दोस्तों। तो समय भी अच्छा है आपके और आपके नेगेटिव मार्किंग है, नंबर 1 प्रश्न का 1 है, 10वीं लेवल का स्टैंडर्ड है दोस्तों, हिंदी इंग्लिश में पेपर आएगा। तो ये सारी जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब ऐसी है कि आप लोग पेपर के लिए भरने के लिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए लालायित हो सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आपको रुकावट वाला मामला नहीं दिख रहा दोस्तों। चले आगे देखिए जरा दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं सेक्शन की कि कौन सा जो है आपका सीबीटी पेपर होगा, रिटन एग्जाम होगा दोस्तों। और रिटन एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे वो कौन कौन से सब्जेक्ट के आएंगे ये भी जानना बहुत जरूरी है। इसमें भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं दोस्तों। ये आपके पास में जनरल अवेयरनेस के जो है आप पर दोस्तों आपके पास 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अंदर 10 क्वेश्चन आप मान के चले जनरल साइंस के क्वेश्चन आ जाएंगे और इसके अंदर 10 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के इसके आ जाएंगे। और जो है दोस्तों 30 क्वेश्चन इसके अंदर आने वाले हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और कल्चर, ये सब कुछ इसके मिलाकर के जो आपका जीके है वो उसके क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। अरिथमेटिक में जो आपके पास में अंक गणित दिया है दोस्तों, यहाँ पर गणित पूरी नहीं है, केवल अंक गणित दिए। ये बड़ी अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि 35 नंबर की दी है, 35 क्वेश्चन है और 35 ही नंबर इसके लिए ऑप्टेंड है दोस्तों। और जनरल रीजनिंग के अंदर दोस्तों इसने क्या है कि अभी इसका विस्तार से और देखेंगे हम सब्जेक्ट। रीजनिंग के अंदर यहाँ पर 3 प्रकार की रीजनिंग दी है दोस्तों। यहाँ पर एक तो दिया है इसने वर्बल रीजनिंग और एक दिया है यहाँ पर आपके पास में नॉन वर्बल और एक दिया है यहाँ पर दोस्तों इसने लॉजिकल रीजनिंग। 3 प्रकार की रीजनिंग यहाँ पर दोस्तों इसने दी है। तो इसका मतलब रीजनिंग का सिलेबस काफी बड़ा दिया है दोस्तों। और रीजनिंग के अंदर इसके अंदर पजल आ गया, आपका डाटा सफिशिएंसी आ गया, आपका डिसीजन मेकिंग आ गया, सैलरिज्म आ गया, सीरीज आ गया, सब कुछ इसमें आ गया करीब करीब, काफी सारा सिलेबस इसमें दिया है दोस्तों। तो रीजनिंग को भी हम हल्के में नहीं ले सकते। रीजनिंग वाला जो पार्ट है आपको पता है, मैं अभी हाल ही में पिछले ही महीने एएलपी के लिए जो वैकेंसी आ रखी थी उसके लिए पूरे के पूरे 14 सेट तो प्रैक्टिस जो अब तक आई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उनको सॉल्व करवा चुका। उनको आप अच्छे से वहां पर जाकर देखेंगे जो एएलपी वाले बच्चे हैं। और 10 मॉडल टेस्ट पेपर वहां पर बना चुका। यूट्यूब पर रीजनिंग वर्ल्ड के नाम से अपना चैनल है दोस्तों। तो अगर आप अब तक के वीडियो को देख रहे हैं और हमसे नहीं जुड़े हैं तो आप लोग यूट्यूब पर जो है रीजनिंग वर्ल्ड के नाम से चैनल जो है यहाँ पर चल रहा है, इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्या है कि क्लिक कर दें, ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में हम जो एजुकेशन को लेकर के, रीजनिंग को लेकर के आप लोगों के लिए यहाँ पर मैटर लेके आते हैं यूट्यूब पर, उसकी सूचना आप लोगों को दोस्तों मिल सके।
तो यहाँ पर 35 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के आने वाले हैं। सब्जेक्ट का विस्तार और से अच्छे से देखिए जरा। यहाँ पर देखो जरा, अंक गणित के अंदर क्या आएंगे, संख्या प्रणाली, पूर्ण संख्याएं, दशमलव, मौखिक, मौलिक के अंक गणित, प्रतिशत, अनुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, छूट, तालिका, क्षेत्र, मिति, समय और दूरी। जी हाँ दोस्तों, बहुत आसान सिलेबस है गणित का सिलेबस यहाँ पर। तो आप लोग जो है अभी से बिल्कुल तैयारी पर तुल जाइए। आप लोगों के साथ में मैं हूँ। मैं आपके यहाँ पर रीजनिंग वाला जो पार्ट है, अपना जो रीजनिंग वाला पार्ट है दोस्तों, यहाँ पर पूरा का पूरा जस्ट कल ही वाली क्लास से क्या है कि 5 से 6 दो, जी हाँ दोस्तों अच्छे से सुनना जरा, शाम को 5 से 6 डेली लाइव आऊँगा और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों का एक बहुत अच्छा मॉडल टेस्ट पेपर बना करके, और जो आपके इन सब्जेक्टों के जो मैटर है, सब्जेक्टों को पढ़ाने का तरीका है, सब्जेक्टों को कैसे समझे, वो सारे तरीके लेकर के डेली 5 से 6 लाइव आऊँगा इस पर। तो आप लोग जो है, जो लोग अब तक के जो है इससे नहीं जुड़े हो, तो चैनल से जुड़ करके और डेली शाम को 5 से 6 बजे तक आप जरूर इस पर लाइव आएँ। अपने दोस्तों को बताएं जो रेलवे के संबंधित है और रेलवे का इसका फॉर्म फिलअप कर रखा है। और जो एएलपी के हैं वो पिछले वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, एएलपी का पूरा पेपर जो आप वहां से देख करके कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखो एनालॉजी दे दिया, समानताएं दे दी, और निर्णय डिसीजन मेकिंग दे दिया, और कथन निष्कर्ष दे दिया। इसका मतलब 3 प्रकार की रीजनिंग है यहाँ पर। लॉजिकल रीजनिंग भी आ गई, जिसके अंदर आपके कथन, पूर्वधारणा, तर्क, निष्कर्ष, कार्रवाई आ गया, और डाटा सफिशिएंसी आ गया दोस्तों। वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग भी यहाँ पर, चित्रा, वर्गीकरण सब कुछ दिया है। वर्क क्लासिफिकेशन जो आपको यहाँ पर दिया है दोस्तों। इसका मतलब 3 प्रकार की रीजनिंग बखूबी से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, प्रॉपर रूप से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ाऊंगा। कल शाम को 5 से 6 यहाँ पर लाइव रहूंगा मैं यूट्यूब पर। नेक्स्ट अगला दोस्तों जरा देखें तो जीके सामान्य जागरूकता। इसके अंदर जो है आपके पास में भारतीय इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य राजनीति और भारतीय संविधान, इसके लगभग 30 जो है क्वेश्चन आएंगे। और इसके और करंट के, इसके जो है आपके पास में लगभग 10 क्वेश्चन, और सामान्य विज्ञान के 10 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन दोस्तों इसके आने वाले हैं। तो आप लोग जो है इसमें लुसेंट सामान्य ज्ञान, जो भी आपको स्रोत मिले दोस्तों उसमें से जरूर पढ़े, क्योंकि हमें क्या है कि पास होने के लिए तीनों ही पार्ट मजबूत होने चाहिए दोस्तों। चले आगे आ जाइए दोस्तों। इसमें देखो जरा आप क्या मांगा, उसके बाद में क्या आएगा। जैसे सीबीटी आपका पास हो गया, 10 गुना इसके अंदर पास कर दिया सीबीटी के अंदर, फिर आपका क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। जी हाँ, यहाँ पर पीई और टी, देखो पीईटी अलग है और पीएमटी अलग है। पीएमटी आगे बाद में होगा, पहले क्या होगा पीईटी। तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि पहले हाइट चेस्ट नापेंगे सर, या फिर पहले दौड़ वोड़ करा लेंगे। जी हाँ, पहले दौड़ वोड़ करवा लेंगे, उसके बाद में नापेंगे आपके हाइट चेस्ट। तो सबसे पहले क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीईटी जो होता है दोस्तों। इसमें देखो जरा 1600 मीटर की दौड़ आएगी एक तो, लेकिन ये मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है। इसका टाइम दिया जाएगा 5 मिनट और 45 सेकंड दोस्तों, जो कि बहुत मतलब आपको ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है। आराम से अगर इजी वे में आप आज से अगर थोड़ा बहुत रनिंग करना स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो आराम से इस टारगेट को कवर कर सकते हैं। और फीमेल कैंडिडेट के लिए देखो दौड़ बिल्कुल आधी हो गई है, यहाँ 1600 मीटर थी, यहाँ पर 800 मीटर हो गई। और ये मेल कैंडिडेट के लिए नहीं है, फीमेल कैंडिडेट के लिए। और इसमें 3 मिनट और 40 सेकंड का टाइम इसको मिलेगा, खूब टाइम मिल रहा है दोस्तों। तो फीमेल जितने भी हैं और मेल जितने हैं, दौड़ को लेकर के संशय मत बरतना। दौड़ यहाँ पर को बहुत कठिन नहीं है, बस आप जो है आज से ही बिल्कुल आप मॉर्निंग में जा करके डेली 3-4 दिन क्या है कि रनिंग करना नॉर्मल वे में, फिर आप जो है टाइमिंग लगा करके इस दौड़ को आराम से कर सकते हैं दोस्तों। अगर मेहनत करोगे तो हार नहीं होगी दोस्तों। तो मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, लगातार आप मेहनत करेंगे तो आपको इसमें सफलता आसानी से मिल जाएगी। लॉन्ग जंप, भाई लंबी कूद कितनी होगी देखो जरा दोस्तों। मेल कैंडिडेट के लिए लंबी कूद 14 फीट की लंबाई कूदना आना चाहिए। और जो फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट की लंबाई आपको आनी चाहिए, मतलब कूद में आनी चाहिए। और हाई जंप जो है दोस्तों आपके पास में 4 फीट मेल से, और फीमेल से जो है दोस्तों 3 फीट की ऊंचाई कूदना आनी चाहिए। ये क्राइटेरिया यहाँ पर दिया है एफिशिएंसी का। उसके बाद में देखो जरा दोस्तों, हम चलते हैं मेजरमेंट में। देखो मेजरमेंट का मतलब है नाप तोल, कि आपके शरीर की नाप तोल की कितनी है, ठीक है ना। ये एफिशिएंसी में नहीं आती है, मेजरमेंट में आती है दोस्तों। तो यहाँ पर देखा, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए अगर मेल कैंडिडेट है 165 सेंटीमीटर में। जी हाँ, आपने देखा होगा आर्मी के अंदर बहुत सारी वैकेंसी के अंदर 169 मांगते हैं, यहाँ पर 165। इसका मतलब हाइट में लेकर अगर किसी को इश्यू है कि कोई आर्मी में नहीं जा सकता तो इसमें जा सकता है, 165 ही मांगा है दोस्तों। तो आप लोग जो है आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं, 165 सेंटीमीटर इसमें मांगा है।
और अगर आप फीमेल हैं तो 157 सेंटीमीटर यहाँ पर आपकी हाइट मांगी है दोस्तों। ST SC कैंडिडेट के लिए जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का क्या है कि छूट दी गई है 5 सेंटीमीटर की, और यहाँ पर 160 सेंटीमीटर यहाँ पर प्राप्त हुआ, मतलब जो है 160 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट है तो यहाँ पर भी 5% की छूट दी गई है दोस्तों, तो यहाँ पर भी 152 हो गया 157 से होकर के। और अगर गढ़वाल और गोरखा से हो, आप यहाँ इन क्षेत्रों से आते हो दोस्तों, तो आपकी 163 मेल की और 155 फीमेल की हाइट यहाँ पर दोस्तों आपको चाहिए, जो कि बहुत ही मतलब नॉर्मल है, इतनी सब लोगों की हुआ करती है दोस्तों। तो यहाँ पर हाइट और चेस्ट को लेकर भी, हाइट को लेकर भी कोई इश्यू नहीं रहा। अब देखते हैं दोस्तों चेस्ट का, कि साहब चेस्ट कितना फुलाव होना चाहिए और कितना बिना फुलाए होना चाहिए। ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट लागू नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो जरा, चेस्ट में क्या है कि जनरल और OBC कैटेगरी के लिए 80 सेंटीमीटर जो है आपका बिना फुलाए होना चेस्ट चाहिए। ध्यान दे दोस्तों, जब आप घर पे नापते हैं दोस्तों, तो आप क्या करते हैं, फीते को यहाँ से लगाते हैं और फिर यहाँ ऊपर तक ले आते हैं। तो आपने क्या है कि इसकी इस प्रकार की दूरी बढ़ा दी, तो आपका चेस्ट काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। लेकिन आप ध्यान दें, चेस्ट को वो लोग यहाँ से मापते हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी सीध होनी चाहिए। इस प्रकार से चेस्ट को नाप करके देखेंगे आप, अगर आपका 80 से 85 है या आपका 2-5 सेंटीमीटर कम है, तो टेंशन नहीं लेने का दोस्तों, खूब खाओ पियो आराम से। और वैकेंसी का जब आप रिटर्न पास कर लोगे, उसके बाद में मेजरमेंट होगा, तब तक बढ़ जाएगा। और अगर नहीं भी बढ़े तो उस टाइम पे आपने देखा होगा, भर्ती के अंदर जाते हैं बच्चे, कुछ केड़े वेड़े खा करके हो जाता है, वो बात का विषय है। आप तो क्या है कि इसमें तैयारी करना शुरू करें। तो 80 से लेकर के और 85 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव चाहिए, 5 सेंटीमीटर का 85 सेंटीमीटर हो जाए। ST SC का कैंडिडेट हो तो यहाँ पर 76.2 सेंटीमीटर का बिना फुलाए और 81.2 सेंटीमीटर का फुलाने के बाद में। और अगर ये इन क्षेत्रों से, गढ़वाल, गोरखा और ये मराठा जो है क्षेत्रों से हो, तो 80 सेंटीमीटर जो है आपका बिना फुलाए और 85 सेंटीमीटर जो है फुलाने के बाद में। दोस्तों देखो जरा, इसमें कोई अंतर नहीं है। आप कहोगे साहब इनको इसमें छूट क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि उनका सीना जो है वैसे ही क्या है कि अच्छा होता है दोस्तों। पहाड़ों में चलते हैं तो उनका सीना वैसे ही अच्छा हो जाता है, तो सीने में छूट यहाँ पर नहीं दी जा रही दोस्तों। उसके बाद में देखें जरा दोस्तों, आपके क्या होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, जिसमें आपकी 10वीं की मार्कशीट जो है दोस्तों, अगर आपने कांस्टेबल के लिए फॉर्म फिलअप किया है तो 10वीं की मार्कशीट। उसके बाद में अगर आपने वहाँ पर जो है SI के लिए, तो यहाँ पर जो है UG की मार्कशीट, अंडर ग्रेजुएशन का होना चाहिए आपका, किसी भी यूनिवर्सिटी से उसकी डिग्री यहाँ पर दोस्तों आपको चाहिए। इसके अलावा जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है और आयु प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, और जो आपकी सर्टिफिकेट है और जो आपने अचीव के लिए किए हैं, जैसे NCC हुआ, स्काउट एंड गाइड हुआ, तो ये सर्टिफिकेट भी आपके दोस्तों यहाँ पर काम आने वाले हैं। तो जिनके पास सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर से रेडी रखें उनको, ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम में आने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद में देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में क्या होगा दोस्तों, मेडिकल एग्जाम होगा। मेरिट लिस्ट पहले मेडिकल एग्जाम होगा, ध्यान रहे दोस्तों। और मेडिकल एग्जाम में यहाँ पर क्या दिया है इन्होंने, रेलवे जो है B1 लेवल का मेडिकल एग्जाम लेता है। B1 लेवल का मेडिकल एग्जाम क्या होता है, मेडिकल स्टैंडर्ड, रेलवे सुरक्षा बल स्टेप, गैंगमैन, ट्रैकमैन, P-वे और खलासी, गश्तमैन, गश्त वाला जो है ESM और ट्रेन प्रेक्षण कर्मचारियों के लिए दे होता है, ये उनके लिए लागू होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, आपकी दूरदृष्टि जो है ये 6-9 होनी चाहिए और 6 से 12 होनी चाहिए दोनों आंखों की, चश्मे के साथ, उसके बिना लेंस। देखो जरा, इसने क्या कहा कि भाई चश्मे से देखो चाहे बिना चश्मे के देखो, ये हमारी दूरदृष्टि होनी चाहिए। लेकिन एक शर्त दे दी कि भाई ऐसा नहीं कि आप दूरबीन ही लगा लो आंखों के सामने, ऐसा नहीं। ये क्या कह रहा है, लेंस की शक्ति 4D से अधिक नहीं होनी चाहिए, 4D के अंडर में ही कोई लेंस होना चाहिए, चाहे चश्मा हो चाहे बिना चश्मे का हो, तो आपका काम चल जाएगा। तो ये भी दोस्तों कोई खास यहाँ पर मुद्दा नहीं है, सब लोगों की होती है इतनी जनरली। निकट दृष्टि दोस्त है 0.6 और 0.6, जब पढ़ने के नजदीक काम करने की आवश्यकता होती है तो चश्मे के साथ और उसके बिना ये होना चाहिए। इसके अलावा देखो जरा दोस्तों, इसने क्या दिया है, एक तो दिया है रंग दृष्टि, कलर विजन, और दृढ़नेत्री दृष्टि, बाइनोकुलर विजन, और दृष्टि का दायरा, फील्ड ऑफ विजन, और रात्रि दृष्टि, नाइट विजन, और मेसोपिक विजन टेस्ट पास करना भी आवश्यक होगा इसके लिए। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल का वैसे तो यहाँ पर कोई खास यहाँ पर मुद्दा नहीं दिख रहा मुझे, जहाँ तक है ये आई साइड को लेकर के कोई खास मुद्दा नहीं है दोस्तों, जनरली सबकी होती है। अच्छा, जिसकी नहीं होती है और ये लेंस के अकॉर्डिंग भी नहीं हो रही है तो वो फॉर्म नहीं फिलअप करे, अगर जिसकी हो रही है वही फिलअप करें, क्योंकि ये चीज़ें क्या है कि चेंज नहीं होगी आपकी, है ना। उसके बाद में देखो जरा दोस्तों, उसके बाद में क्या होगा, देखो आपका क्या हो गया, मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया। अब क्या होगा आपका
मेरिट लिस्ट निकलेगा दोस्तों। तो मेरिट लिस्ट में क्या होगा, अंतिम मेरिट सूची में सीबीटी और पीटी और अन्य योग्यता मापदंडों को उम्मीदवारों को प्रदर्शन के आधार पर ये अंतिम मेरिट सूची तैयार होगी। जो आपने पेपर दिया है पूरा का पूरा, उन सब के नंबरों के हिसाब से यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार होने वाली दोस्तों। और आखिरी में आपका प्रशिक्षण जो है चयनित उम्मीदवार को रेलवे सुरक्षा बल के कांस्टेबल के रूप में या सब इंस्पेक्टर रूप में जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, कौशल दिया जाएगा, वो दोस्तों वहां पर ट्रेनिंग सेंटर पे दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पर जो है मैं पूरा का पूरा डिटेल वाइज बता चुका हूँ। तो जो लोग इसमें फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, अभी तक तो काफ़ी पूरा का पूरा 1 महीना पड़ा है दोस्तों, फॉर्म फिलअप कर दीजिए। और मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का पूरा मैटर कल शाम को 5 से 6 डेली लाइव लेकर आऊँगा। तो आप लोगों को रीजनिंग में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैथमेटिक्स आप तैयार कीजिए और जीके भी आप घर पर तैयार कीजिए। तो आप लोगों के लिए पूरा का पूरा ये एग्जाम जो है बिल्कुल सरल बना देंगे दोस्तों। तो आप लोगों का साथ चाहिए, तो हम लोग डेली शाम को 5 से 6 लाइव आएंगे और जो है आप लोग इसका पूरा फायदा उठाएंगे। पूरे कॉन्सेप्ट दूंगा दोस्तों, उसके अंदर पूरी चीज़ें बताऊंगा आपको, कौन सा क्वेश्चन होता है तो उसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है, कौन सा उसका शॉर्ट ट्रिक होता है, पूरा दोस्तों यहाँ पर जानने वाले हैं। तो आज के लिए ये आपका इतना सिलेबस के बारे में पूरा मैंने डिटेल वाइज बताया। बाकी कल शाम को 5 से 6 लाइव आते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों।